बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल माउंटेन दरवेश। मैं अपने सामीन कारईन नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है आपने मेरे पहले 2 वीलॉग्स भी स्नो लेक ब्याफो हिस्पर ट्रैवर्स के सिलसिले में देखे होंगे और आपने उनको एंजॉय किया होगा, और अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिए ताकि जो वीलॉग्स हैं उनका रब्त आप तक बरकरार रहे और आपको समझ आती रहे। वैसे भी ये एडवेंचर वीलॉग्स हैं, आप कोई भी वीलॉग देखें तो आप उसको फुली एंजॉय करेंगे। मैं पहले वीलॉग्स में बता चुका हूँ, पहले और दूसरे में, कि मैंने इस ट्रैक में अब जो फेजेस की थी, हम बयान था कैंप साइट पे कैंप कर गए थे, जहाँ पे हमें भालू साहब से भी टाकरा हुआ था, और 1-2 और हमने एनिमल साइटिंग की थी जिनका जिक्र मेरे दूसरे वीलॉग में बड़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो सुबह को हम बड़े आराम से एक दिन रेस्ट करने के बाद बयानथास में उठे, प्रॉपर नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से नाश्ता वगैरह तैयार होता है कैंप्स के ऊपर, हमने नाश्ता किया और तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है वो हमने अपने ट्रैक का आगाज़ बयानथा से हमारी अगली मंजिल जो थी वो कारफोगोरो कैंप साइट है, जो स्नो लेक के दहाने पे वाक़या है, और बल्कि इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो जो ब्याफो ग्लेशियर की स्टार्टअप है, जहाँ से वो स्नो लेक से निकलता है सिरकता हुआ, वहाँ से उसका स्टार्टअप होता है, और इसी वजह से, प्रेशर्स की वजह से, वो बहुत तोड़ फोड़ वाला इलाका है, जिसका जिक्र मैं अपने आगे अभी आपके साथ करता जाऊँगा। तो पहला जो रास्ता हमने गाइड्स के साथ लिया था इस बयानथा से निकलते हुए, वो ग्रीन रास्ता था। एक पगडंडियाँ थीं जिनके ऊपर हम चल रहे थे, और हमारे दाईं तरफ जो है वो लाटोक की बुलंद पहाड़ी चोटियाँ थीं, जिसमें लाटोक 1, 2, 3, दीज आर 7000 मीटर प्लस पीक्स, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और बाईं तरफ आपके जो है वो ब्याफो ग्लेशियर है। इसमें वही पहाड़ी तौर पे इसकी जो टेरेन है वो पहाड़ी नुमा है। हमारे गाइड ने फौरन ग्लेशियर मोरेन पे जाने का फैसला नहीं किया था, और ये मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अब मैं जब वीलॉग्स देखता हूँ और लोगों के, तो लोग सीधे ग्लेशियर मोरेन पे चले जाते हैं, जो बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमें ये रास्ता जो था वो पगडंडियों का और सब्ज़ार रास्तों से गुजरने का मौका मिला, जहाँ पे पानी बाशरात था। और ये एक राज हमें पता चला कि इस पगडंडियों के ऊपर भालू के पंजे और भालू के पैरों के बहुत निशानात थे। उसके अलावा मारखोर या आइबेक्स के सुमों के भी निशानात थे। यानी इतनी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी थी इन पगडंडियों पे कि हम हैरान हो रहे थे, बल्कि हम मजाक कर रहे थे कि ये भालू और ये मारखोर और ये जो आइबेक्स है, ये दूर से हमें देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हमने उनके एरिया में जाके दर अंदाजी की थी, उनके इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब किया था। यहाँ से एक सवाल मेरे जहन में उभरता है कि ये आज से 22 साल पहले का वाक़या मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बल्कि 23 साल पहले। उस वक्त इतनी एनिमल एक्टिविटी थी रीछों की, यानी हिमालयन बेयर की और आइबेक्स की, तो अब ये लोग कहाँ चले गए? क्योंकि अब मैं जितने भी वीलॉग्स इस ट्रैक के देखता हूँ, तो लोगों का ज़्यादातर जोर जो है वो सीनरी के ऊपर होता है या ग्लेशियर के ऊपर होता है, वो और बात का जिक्र नहीं करते। या तो जिस सीज़न का हमने इंतखाब किया था, अगस्त का, उसमें अभी भालू साहब सोने या हाइबरनेशन पीरियड में नहीं गए थे, जाग रहे थे उस वक्त। हो सकता है ये लोग हाइबरनेशन पीरियड में जाते हों, उसमें वो भालू सो रहा होता हो। लेकिन मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो जिस तरह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, ICUN है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो इस इलाके पे तवज्जो दें और इसका एनिमल सेंसस कराएं, ताकि हमें पता चले कि ये इतना खजाना कुदरत का हमारे पास इस इलाके में है, उसका क्या हशर हुआ, कहीं हम उससे ज़ाया तो नहीं कर चुके, और अगर नहीं किया तो
तो इसकी कंजर्वेशन पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। तो खैर हम इस रास्ते पे चलते गए और रास्ता बड़ा खूबसूरत पगडंडियों का था। एक तरफ पानी था, दाईं तरफ ग्रीनरी थी और उसके पीछे फलकबोस पहाड़ी चोटियाँ थी। यह सिलसिला चलता रहा और हम अल्टीमेटली एक बैंड जिसे कहते हैं मोड़ के ऊपर आए, जिस पे हमने एक पड़ी भी क्रॉस की। पड़ी होती है एक चट्टान नुमा पहाड़ जिसके ऊपर आप चढ़ते हैं और जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब ऑन इट। वो भी अल्लाह की मेहरबानी से हमने क्लाइंब की और हम आगे चलते गए। आगे चलने के बाद हमारे गाइड ने हमें फिर कहा कि चलें अब हमें ब्याफो ग्लेशियर के ऊपर आना। फिर ग्लेशियल मोरेन के ऊपर चलते हुए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आप जब भी कहीं ग्लेशियर से उसके मेन मोरेन में चलते हैं, वो पत्थर होते हैं, अजीब तरह की चट्टानें होती हैं, उसमें क्रेविसेस का पता नहीं चलता। इसलिए हर जो गाइड होता है, आपके मेंबर्स होते हैं, उनको एक दूसरे को देख के ताल से ताल मिला के पैरों को देख के चलना होता है। इसमें रास्ता भूलने का भी खतरा होता है। लेकिन हम चलते गए और इस मोरेन से हम अल्टीमेटली बिल्कुल वाइट ब्याफो ग्लेशियर पे हमने चलना शुरू। जब हम वाइट ग्लेशियर पे आ गए तो हमारे दाईं तरफ ये जो लाटोक पीक 1, 2, 3 ये अपने पूरे जोबन पे हमें दिखाई दे रही। मौसम भी बहुत अच्छा था, सनी वेदर था और हवा भी बहुत स्लो चल रही, लेकिन क्रेविसेस बेशुमार थे। इसको देखते हुए गाइड ने ये फैसला किया कि हम जिस रुख चल रहे थे, हम बल्कि जिग-जैग पैटर्न में चलेंगे। यानी जिस ग्लेशियर की साइड से हमने चलना शुरू किया था, हम उसके दूसरे किनारे पे चले। वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे क्रेविस एक्टिविटी कम थी और हमने फिर उसके ऊपर चलना शुरू किया ट्रैक में और हम आगे चलते गए। हमने 6:30 बजे चलना शुरू किया था, तो हमें जो लंच ब्रेक था तकरीबन 12:30 बजे हमने वाइट ग्लेशियर के ऊपर किया। उस वक्त हम तकरीबन लाटोक पीक जो थी हमारे पीछे आ गई थी और सामने के पहाड़ जो हैं, जिनमें ब्यांथा बराक, सोसबन बराक और ये सारे पहाड़ जो हैं हमें बड़े अच्छी तरह दिखाई दे रहे थे और बड़ा अच्छा व्यू था, क्योंकि इसमें जाते हुए आपको काफ़ी दर्रे भी दिखाई देते हैं, जिनमें सोखाला है, सिमला है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि स्नो लेक के गिरदो नवाह में कम से कम 8 दर्रे हैं, जिनकी बुलंदी जो है, बल्कि जो हाईएस्ट दर्रा है जिसका मैं जिक्र स्नो लेक के जो अगला मेरा वीलॉग होगा वो 5,900 मीटर है और मेरा ख्याल नहीं है कि किसी ने उसको अभी तक क्रॉस किया है। तो ये सारी बातें होती रही, हम ट्रैक को बड़ा एंजॉय करते रहे, क्योंकि ये ट्रैक ऐसा है कि इसमें आप बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ की चादर वाले ग्लेशियर पे चलते हैं। यानी बड़ा खौफनाक ग्लेशियर है, क्योंकि इसमें दरारें, जिन्हें आप क्रेविस कहते हैं, दरारों की पूरी फील्ड्स हैं। आप एक दरार क्रॉस करते हो, थोड़ी देर बाद दूसरी, फिर तीसरी, अल्टीमेटली आपको इसका नंबर ही भूल जाता है कि मैं कौन सी दरार पे स्थित होता। और बाज़ औक़ात ऐसी दरारें भी आती हैं जिनको गुजरने के लिए आपको या तो आगे एक गाइड को छलांग मार के जाना पड़ता है, या वो सीढ़ी लगाता है, या कोई फट्टा लगाता है। लेकिन इस पे गुजरना जो होता है बहुत ही ख़तरनाक काम है। बल्कि आप ऐसी दरारों से भी गुजरते हैं जिनमें दोनों तरफ आपकी दरार होती है और आपके एक तरफ बर्फ़ का एक पट्टी होती है, उस पर आप चल के जाते हैं, दोनों तरफ दरारें होती हैं। फिर आप आगे जाके उसको मेन दरार को क्रॉस करते हैं। ये बड़ा खौफनाक टाइम होता है, लेकिन एक ट्रैकर के लिए जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप इसके बारे में नहीं सोचते, बल्कि आप सिर्फ अपना फोकस और अपनी कंसंट्रेशन जो है उसको आप बरूए कार लाते रहते हैं। मैंने आपसे एक राज का तो पर्दा उठा दिया, जिसका जिक्र मैंने अपने वीलॉग नंबर 2 में किया। दूसरा, हम चलते गए। लंच ब्रेक के बाद जो ग्लेशियर है उसकी सिचुएशन और सीधी होती गई, लेकिन दरारों का सिलसिला जारी रहा। और जब हम शाम के करीब, बल्कि आफ्टरनून में शाम होने के करीब तकरीबन 4 बजे हमें दिखाई देने लगी हमारी कैंप साइट, जो कि ग्लेशियर की राइट साइड पे, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड पे ट्रैक करना शुरू किया था।
हल्के हल्के हम राइट साइड की तरफ चलते गए और जब कॉर्फो गोरो की साइड हमें आने लगी तो हमें वो दिखाई दे गई कि वो बहुत डिफ़िकल्ट साइड थी, क्योंकि उस पर जाने के लिए भी हमें मोरेन में से गुजरना पड़ा। जब हम मोरेन में से गुजरे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, तो मगरिब से थोड़ा पहले हम कॉर्फो गोरो की कैंप साइट पे पहुंचे। इस कैंप साइट पे हमने ग्लेशियर मोरेन के ऊपर कैंप किया, क्योंकि हमारे सामने दो दर्रे दिखाई दे रहे थे, एक सोखाला और एक सिमला। ये भी दर्रे ऐसे हैं जहाँ से लोग ट्रैक करते हैं और पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो इसके बाद हमने कैंप किया और कैंप करने के बाद हमें एक राज और पता चला कि रात को एक धमाका हुआ। हम बड़े परेशान हुए कि ये क्या हुआ है, कोई तोप तो यहाँ दागी नहीं गई। लेकिन जब हमने कैंप से बाहर निकल के देखा तो हमें पहाड़ के ऊपर चिंगारियाँ दिखाई दी, जो कि पत्थरों के एवलांच के आने के बाइस पत्थरों की रगड़ से पैदा हो रही। खैर, अल्लाह का बड़ा करम है, हम उससे काफ़ी दूर थे, लेकिन इस समा को भी हमने अपनी आंखों से देखा और अल्लाह से पनाह मांगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें उसने इन तमाम चीज़ों से महफूज रखा, दराड़ों से महफूज रखा और हम खैर खैरियत से कैंप साइट पे पहुंच गए। मेरे अगला जो वीलॉग है वो होगा कॉर्फो गोरो से स्नो लेक का सफ़र। इसमें भी दो पहेलियां मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो ये है कि तितलियां कहाँ से आईं, किसने लाई हैं ये तितलियां। ये मंटो साहब के अफसाने की बातें हैं झुमकों के बारे में, लेकिन ये तितलियां कहाँ से आईं, कहाँ मिली, इसका जिक्र मैं अपने अगले वीलॉग में करूँगा। और यानबो यानबो, ये क्या लफ्ज़ था जो हम वहाँ बोलना शुरू हो गए थे। हम अफ्रीका तो नहीं जा रहे थे, लेकिन यानबो यानबो का लफ्ज़ भी बोला गया। इन दोनों राजों से और बहुत सारे राजों से पर्दा उठाऊंगा मैं जब हम स्नो लेक पे पहुंचेंगे इससे अगले ट्रैक पे। यहाँ तक कि इतना, मेरे वीलॉग को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।